अचानक उन्होंने अपने दाएं तरफ से मशीन गन की गरज सुनी और दूसरे ही लम्हे एक छनाका सा हुआ और वहां तारीकी छा गई। मशीन गन की गरज सुनते ही उन सब ने साइड में मौजूद एक टीले की तरफ छलांग लगा दी और तेजी से करवटें बदलते हुए टीले की आड़ में पहुंच गए। दूसरे लम्हे माहौल यकलख्त बेशुमार मशीन गन्नों की तड़तड़ाहटों की आवाज से गूंज उठा। गोलियां उन्हें टीले के करीब से गुजरती हुई महसूस हुई। उन्हें टीले के पीछे जाने में एक लम्हे की भी देर हो जाती तो टीले के ऊपर से चलाई जाने वाली गोलियां यकीनी तौर पर उन्हें चाट जाती। सर्च लाइट सामने मौजूद बड़े टीले के ऊपर से रोशन हुई थी और इस रोशनी में उन्होंने टीले पर कई मुसल्लह अफराद को देखा था जो यकीनी तौर पर उन्हें ढूंढने वाले सरहदी मुहाफिज थे। जोलिए जो सर्च लाइट रोशन होते ही बिजली की सी तेजी से दाईं तरफ मौजूद टीले की ओट में चली गई थी, उसने फौरन मशीन गन संभालकर टीले पर रोशन होने वाली सर्च लाइट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। सर्च लाइट के तबाह होने से उन्हें टीले की आड़ में आने का मौका मिल गया था, वरना इस बार सरहदी मुहाफिजों ने उन्हें हकीकी तौर पर घेर लिया था। मशीन गनें फिर गरजी थीं। इस बार निसफ दायरे की शक्ल में गोलियां एक से दूसरे सिरे तक जमीन उधेड़ती चली गई थीं। आहिस्ता आहिस्ता खिसकते चलें, यहाँ करीब ही एक पहाड़ी टीले के पास हमारी जीपें मौजूद हैं इमरान साहब, सोराब ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो लोग उन पर कब्जा कर चुके होंगे, इमरान ने कहा। देख लेने में क्या हर्ज है, सोराब ने सरगोशी करते हुए कहा। उनके सरों के ऊपर अब तक मशीन गनें गरज रही थीं, लेकिन फिर कोई सर्च लाइट रोशन नहीं हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ खिसकने लगे। टीला कुछ दूर जाने के बाद खत्म हो गया और वो खुले हिस्से में निकल आए। चंद लम्हे वो आसपास किसी की मौजूदगी महसूस करने की कोशिश करते रहे, फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे। वो झुके झुके अंदाज में बेतहाशा दौड़ रहे थे। तेजी से दौड़ते हुए वो सामने मौजूद एक और टीले तक जा पहुंचे। उस टीले की आड़ लेकर वो एक लम्हा के लिए रुके और फिर उन्होंने दूसरे टीले की तरफ दौड़ लगा दी। दूसरे से तीसरे टीले के पास आकर वो सब एक बार फिर रुक गए। मशीन गनें अभी तक गरज रही थीं, लेकिन वो उस जगह से काफी दूर निकल आए थे। कई जगह उनको सरहदी मुहाफिजों की आवाजें सुनाई दी थीं, मगर वो उनसे बचकर टीलों की दीवारों से चिपककर आगे बढ़ते चले गए। फिर एक जगह वो रुक गए। उन्हें कुछ दूर सामने की तरफ कई बड़े बड़े हेवले नजर आ रहे थे। जीपें, खावर ने कहा। नहीं, ये जीपें नहीं हैं, इमरान ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। आपका ख्याल सही है, ये आर्मी के ट्रक हैं, मगर छोटे साइज के हैं। ये मकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं, सोराब ने कहा। तुम्हारी लाई हुई जीपें कहाँ हैं, इमरान ने पूछा। जीपें यहाँ से एक फरलांग दूर हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो सरहदी मुहाफिजों के कब्जे में है या नहीं, शेरतात ने जवाब देते हुए कहा। चलते रहो, जो होगा देखा जाएगा, सोराब ने कहा। बिल्कुल ठीक, हरकत ही में बरकत है, इमरान ने कहा। जैसे आपकी मर्जी, शेरनाथ ने कहा और वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। इमरान ने मशीन गन शाने से लटका ली थी और सलेंसर लगा रिवाल्वर निकालकर हाथ में ले लिया था। जीपों के करीब पहुंचने तक रिवाल्वर के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई थी, लेकिन यहाँ उसका अमकान पैदा हो गया था। जीपों के पास कई मुसल्लह अफराद मौजूद थे जिनकी आपस में बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इमरान का अंदाजा था कि वो 3 से 4 की तादाद में हैं। वही बात हुई जिसका डर था, यहाँ सरहदी मुहाफिज पहुंच चुके हैं, सोराब ने होंठ भींचते हुए कहा। उनकी तादाद 3-4 से ज्यादा नहीं है, उन्हें शायद यहाँ जीपों की निगरानी के लिए छोड़ा गया है, इमरान ने कहा। तो फिर क्या करना है, कैप्टन शकील ने कहा। इन सब का खात्मा, उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, तनवीर ने अपनी आदत के मुताबिक कहा। तनवीर ठीक कह रहा है, जीपों के बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे और जीपें हासिल करने के लिए हमें इन मुहाफिजों को हलाक करना ही पड़ेगा, इमरान ने कहा। लेकिन वो मशीन गन्नों से मुसल्लह है और यकीनन पूरी तरह से चौकन्ने भी होंगे, सोराब ने कहा। तुम और शेरदाद पीछे जाओ और सफदर तनवीर मेरे पास आ जाओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा। क्या करना है, सफदर ने पूछा। वो और तनवीर फौरन उसके करीब आ गए थे। क्या तुम दोनों को जीपों के पास मौजूद अफराद दिखाई दे रहे हैं, इमरान ने पूछा। नहीं,
तनवीर ने नजरें जमाकर आवाजों की सिमत देखने के बाद कहा, मुझे भी कोई नजर नहीं आ रहा, सफदर ने कहा। ऑन है, इमरान ने सर हिलाया। वो सोच रहा था कि इस अंधेरे में किस तरह से उन लोगों की सही पोजीशन देखे। अगर वो अंधाधुंध फायरिंग करते तो इस बात का कतई इम्कान था कि उनमें से एक आध बच निकलता और वो जवाबी फायर करना शुरू कर देता। उनके रिवाल्वरों पर तो सलनसर लगे हुए थे, मगर मशीन गन की आवाज दूर तक जाती और दूर अकब में टीलों पर चढ़े हुए सरहदी मुहाफिज, जो अब तक यही समझ रहे होंगे कि उन्होंने उनको घेरे में ले लिया है, मशीन गन की आवाज सुनकर ना सिर्फ चौंक पड़ते बल्कि वो बड़ी तेजी से उसी तरफ चले आते। इस तरह यहाँ से खामोशी से निकल जाने का उसका मंसूबा धरा रह जाता। इन लोगों को खामोशी से बैक वक्त ठिकाने लगाने का एक ही तरीका था, और वो ये कि उनकी सही पोजीशन मालूम हो जाती। इमरान सोचता रहा। सोराब और उसके साथी भी उनसे कुछ फासले पर खड़े थे। वो सब एक टीले की आड़ में थे, जहां से वो जीपों को तो हैवलों की शक्ल में देख सकते थे, लेकिन वहां मौजूद मुसल्ला अफराद उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर अचानक, जैसे कुदरत इमरान और उसके साथियों पर मेहरबान हो गई, सामने एक मुसल्ला आदमी ने अचानक लाइटर रोशन किया और मुंह में दबा हुआ सिगरेट सुलगाने लगा। लाइटर की रोशनी धीमी थी, लेकिन इस रोशनी में वो उनको बखूबी नजर आ रहे थे। वो चार थे और चारों ही बड़े इत्मीनान से जीप से कुछ फासले पर एक साथ खड़े थे। मशीन गनें उन चारों ने शानों पर लटका रखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो हर खतरे से बेनियाज है। उन्हें ये एहसास नहीं था कि मौत उनके कितने करीब आज पहुंची है। होशियारी से इमरान ने सफदर और तनवीर से कहा। फिर बैक वक्त 3 रिवाल्वरों से शोले निकले और 3 मुसल्ला अफराद उनका निशाना बन गए। चौथा उछलकर पीछे हटा था। फिर शायद उसने लाइटर फेंककर कांधे से मशीन गन उतारना चाही, मगर उतनी ही देर में इमरान के रिवाल्वर की एक और गोली उसके माथे में तराजू हो गई और वो भी आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। वो लोग तेजी से आगे बढ़े और मुर्दा अफराद को जीपों के आगे से हटाकर एक टीले के पास डाल दिया। उनकी मशीन गनें उठा लो, इमरान ने कहा। उनकी जरूरत नहीं, जीपों में सब कुछ मौजूद है, सोराब ने कहा। ओके, चलो फिर, इमरान ने कहा और वो तेजी से जीपों में सवार हो गए। इमरान सोराब के साथ बैठा था। क्या इंजन की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देगी? सोराब ने इमरान से पूछा। फायरिंग की शोर में शायद ही सुनाई दे। चलो तुम इंजन स्टार्ट करो और चल पड़ो, इमरान ने कहा। ठीक है, सोराब ने कहा और जीप का इंजन स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे ही वो आगे बढ़े, दूसरी जीप भी उनके साथ ही चल पड़ी। लाइट जला लो, कहीं ऐसा ना हो कि जीप समेत किसी दलदल में गर्क होते चले जाएं, इमरान ने कहा। जीप बेहतर, सोराब ने कहा और वही जीप के निचले हिस्से वाली लाइट रोशन कर दी। दोनों जीपें तेजी से वापसी का सफर तय कर रही थीं और इमरान सोराब के बारे में सोच रहा था। जब मैंने कॉल की थी तो तुम कहाँ थे? थोड़ी देर बाद इमरान ने सोराब से पूछा। दारुल हुकूमत में। क्यों? सोराब ने कहा। अगर दारुल हुकूमत में थे तो 2-2.5 घंटे में हम तक कैसे पहुंच गए? इमरान ने पूछा। कस्बे कागल तक हम हेलीकॉप्टर से आए थे और वहां से यहां तक जीपों में, सोराब ने जवाब दिया। ये जीपें किसकी मलकियत हैं? इमरान ने पूछा। मेरी। क्यों? सोराब ने सामने देखते हुए पूछा। अगर पकड़ी गई या नंबर नोट हो गए तो वो तुम तक जा पहुंचेंगे, इमरान ने कहा। नंबर प्लेटें जेली हैं और उनकी मुल्क भर में कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, सोराब ने कहा। तब ठीक है, इमरान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। मैं और मेरे आदमी इन गाड़ियों को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और हर मर्तबा इन पर नई नंबर प्लेट्स होती हैं, सोराब ने कहा। कस्बा के लोग तो जानते होंगे कि ये गाड़ियां तुम्हारी हैं, इमरान ने कहा। हाँ, मगर उनमें से कोई जबान नहीं खोलेगा, सोराब ने कहा। उसकी वजह? इमरान ने पूछा। मेरी स्मगलिंग की वजह से इन लोगों को रोजी मिलती है और कोई शख्स अपनी रोजी जाया करना पसंद नहीं करता, सोराब ने मुस्कुराकर कहा।
तो ये बात है, इमरान ने कहा। जी हाँ, इनके अलावा और भी जीपें एक पोल्ट्री फार्म में मौजूद हैं। वहां ऊपर पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, जबकि नीचे बड़े बड़े तहखाने हैं जहां स्मगलिंग का माल रखा जाता है, सोराब ने जवाब देते हुए कहा। क्या इस कस्बा में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है? इमरान ने पूछा। है, निस्फ लाख की आबादी में पुलिस स्टेशन ना हो कैसे मुमकिन है? इमरान साहब, पुलिस स्टेशन भी है और 100 आदमियों पर मुश्तमिल पूरा अमला भी, जिनमें एक इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और दूसरा अमला है, सोराब ने कहा। इंस्पेक्टर से बड़ा अफीसर कोई नहीं है? इमरान ने सोराब की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, और इन सब को उनकी तनख्वाहों से दुगनी चुगनी रकम हर माह मेरी तरफ से मिलती रहती है, इसलिए वो बेचारे गाय से भी ज्यादा मासूम हैं और कस्बे कागल की हर बात राज में रहती है, सोराब ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ से तबादले के बाद दूसरी जगह जाने वाले पुलिस के अमले के लोग इस बारे में कुछ नहीं कहते, इमरान ने कहा। मैं किसी का भी तबादला होने नहीं देता, सोराब ने हंसकर कहा। अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, और जब असर रसूख काम नहीं करता तो कस्बे कागल की पूरी आबादी सरापा एहतजाज बन जाती है और मजबूरन हुकाम को तबादला मंसूख करना पड़ता है। ये सूरत हाल 2-3 मरतबा पेश आई है, अब 8 साल से ऐसा नहीं हुआ, सोराब ने कहा। 8 साल लंबी मुद्दत है, इमरान ने कहा। हाँ, मगर उसकी 2 वजूहात हैं। अवल ये कि यहाँ कोई जुर्म नहीं होता, कोई कत्ल नहीं होता जिसकी शिकायत ऊपर तक पहुंचे। दूसरी बात ये कि हुकाम जानते हैं कि यहाँ के लोग तबादला पसंद नहीं करते और वो किसी का तबादला करके खामखा हंगामा नहीं कराना चाहते, सोराब ने कहा। तब तो तुम इस कस्बे के शाह हुए, यानी किंग, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोराब भी मुस्कुरा दिया। ऐसा ही समझ लें, सोराब ने सर हिलाते हुए कहा। सुबह होने वाली थी, उजाला अंधेरे को निगलने लगा था। जीपें अभी कच्ची सड़क पर दौड़ रही थीं। अलबत्ता दूर 6-7 फरलांग के फासले पर पक्की सड़क चमकती नजर आने लगी थी। शुक्र है वहां से निकल तो आए, इमरान के अकब में बैठी हुई जोदिया ने कहा और सोराब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ठीक उसी लम्हे जब सोराब कुछ कहना चाहता था, उसकी जेब से सीटी की आवाज सुनाई दी। कॉल है शायद, इमरान ने कहा और सोराब ने इस बात में सर हिलाते हुए जेब से ट्रांसमीटर निकालकर ऑन कर दिया। हेलो हेलो बॉस, S6 कॉलिंग, हेलो ओवर, दूसरी जानिब से आवाज आई। SS स्पीकिंग ओवर, सोराब ने कहा। बॉस, कस्बे कागल को मुसल्लह फोर्स ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया है, ओवर, S6 की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। ओह, लेकिन क्यों? उसकी कोई खास वजह, ओवर, सोराब ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वजह अब तक समझ में नहीं आ सकी है, ओवर, S6 ने जवाब दिया। क्या फोर्स कस्बे में दाखिल हो चुकी है, ओवर, सोराब ने पूछा। नो बॉस, इन लोगों ने सिर्फ बाहर से कस्बे को घेरा है, अंदर दाखिल नहीं हुए हैं, ओवर, S6 ने कहा। ठीक है, इन पर नजर रखो और मालूम करने की कोशिश करो कि उन्होंने कस्बे का घेराव क्यों किया है, ओवर, सोराब ने कहा। यस बॉस, मैंने आदमी लगा दिए हैं। वैसे वो लोग कस्बे में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं, खास तौर पर उन गाड़ियों की जो कस्बे हिंदुई से उस तरफ पहुंची हैं, ओवर, S6 ने कहा। ठीक है, वो लोग किन किन सिमतों में हैं, मुझे तफसील से बताओ, ओवर, सोराब ने कुछ लम्हे सोचते रहने के बाद कहा। यस बॉस, S6 की आवाज आई। फिर वो सोराब को तफसील बताने लगा कि मुसल्लह अफराद कस्बे कागल के किस किस हिस्से में मौजूद हैं। क्या ये मालूम हो सका है कि घेराव करने वाले कौन हैं, ओवर, सोराब ने पूछा। यस बॉस, मैंने उनके साथ मेजर शाम को देखा है। मेजर शाम काफिरिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करता है
और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्शन 1 का इंचार्ज है, वही मुसल्ला अफराद को यहाँ लाया है। ओवर, S6 ने जवाब दिया। ओह, तो ये गिराव मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किया है। ओवर, सोराब ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, ओवर, S6 ने जवाब दिया। तुमने उनके गिराव की जो तफसील बताई है उससे पता चलता है कि वो लोग अभी पोल्ट्री फार्म के V6 तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे लिए ये स्पेस काफी है, इसलिए हम उसी रास्ते से आ रहे हैं। ओवर, सोराब ने कहा। ठीक है बॉस, ओवर, S6 की आवाज आई। तुम इस सिमत पर नजर रखो और अगर वो उस तरफ पहुंचे तो फौरन इतला दो। वैसे अपने सारे आदमियों को चौकन्ना रहने के लिए कह दो, मुमकिन है टकराव की नौबत आ जाए। ओवर, सोराब ने कहा। मैं सबको अलर्ट कर चुका हूं बॉस, ओवर, S6 ने कहा। गुड, ओवर एंड ऑल, सोराब ने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। V6 के बारे में मुझे बताओ, इमरान ने सोराब से मुखातिब होकर पूछा। उसके चेहरे पर संजीदगी के तसरात नुमाया थे। उस तरफ एक बड़ा सा मैदान है जो जंगल में जाकर खत्म होता है। उस मैदान में लंबी घास और खुर्द-द्रो पौधे बिखरे हुए हैं, जिनके दरमियान कई पगडंडी नुमा रास्ते हैं। अक्सर हम उस सिमत से फार्म में आते जाते हैं, सोराब ने रास्ते की तफसील बताते हुए कहा। क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस रास्ते के बारे में इल्म नहीं होगा, इमरान ने पूछा। वो कोई बाकायदा रास्ता नहीं है, इसलिए उनके इल्म में नहीं होगा। उसके अलावा उस रास्ते पर होने वाली आमदोरफ्त पक्की सड़क से नजर भी नहीं आती, क्योंकि इलाका ऊंचा नीचा भी है और मिट्टी के टीले भी जगह जगह फैले हुए हैं और उन पर घास और पौधे उगे हुए हैं। वो V6 वाले रास्ते के लिए आड़ का काम देते हैं, सोराब ने कहा। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए इस बात में सर हिलाया और गहरे ख्यालों में खो गया। वो सोराब की बात से मुतमईन नहीं था। यह नामुमकिन नजर आ रहा था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यहाँ घेराव कर रखा हो, वो वहां के रास्तों से नावाकिफ हों। वो मुसलसल उसके बारे में सोचता रहा और जीपें तेजी से दौड़ती रहीं। पक्की सड़क पर आने के बाद जीपों की रफ्तार खासी तेज हो गई थी। एक काम करो, अचानक इमरान ने सोराब से मुखातिब होकर कहा। वो क्या, सोराब ने चौंक कर पूछा। तुम हमें पोल्ट्री फार्म और जंगल के दरमियान किसी जगह उतार देना, इमरान ने कहा। तो सोराब इमरान की बात सुनकर चौंक पड़ा। ओह, लेकिन क्यों, सोराब ने हैरत से पूछा। इसलिए कि इस बात का अमकान नजर आ रहा है कि तुम्हारा पोल्ट्री फार्म मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने कब्जे में ले लिया होगा, इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरे पोल्ट्री फार्म तक नहीं पहुंच सकती। मैंने उसकी हिफाजत के फुल प्रूफ इंतजामात कर रखे हैं, सोराब ने कहा। मेरी छठी हिस्स फड़क रही है और ये जिस बात पर फड़कती है कभी गलत नहीं होती। मेरी छठी हिस्स के मुताबिक तुम्हारा पोल्ट्री फार्म अब महफूज ठिकाना नहीं है, इमरान ने संजीदगी से कहा। मेरा पोल्ट्री फार्म मिलिट्री इंटेलिजेंस अपने कब्जे में नहीं ले सकती, क्योंकि वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, सोराब ने कहा। क्या मतलब? वो तुम्हें कैसे जानते हैं, इमरान ने चौंक कर पूछा। इस पोल्ट्री फार्म से मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के ग्रुप्स को मुर्गियां और अंडे सप्लाई करता हूं और एक सप्लायर की हैसियत से वो लोग मुझसे और मेरे पोल्ट्री फार्म से बखूबी वाकिफ हैं, सोराब ने कहा। फिर तो ये और भी जरूरी हो गया है कि तुम हमें जंगल और अपने फार्म के दरमियान कहीं उतार दो, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं समझा नहीं, सोराब ने कहा। क्या वो दोस्त की हैसियत से तुम्हारे पोल्ट्री फार्म में अपना कैंप नहीं लगा सकते, इमरान ने बताया। ओह ओह, आप ठीक कह रहे हैं, वाकई ऐसा मुमकिन है। वो पेशबंदी के तहत ऐसा जरूर कर सकते हैं और मैं उन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकूंगा, सोराब ने होंठ भींचते हुए कहा। इसीलिए कह रहा हूं कि तुम हमें रास्ते में ही ड्रॉप कर देना, उसमें हमारे साथ तुम्हारी भी भलाई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर आप वहां किस तरह और कब तक रह सकेंगे, सोराब ने कहा।
जब तुम हमें फार्म से क्लियरेंस दोगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। दूसरी सूरत में हम जंगल में ही अपनी पनाहगाहें बना लेंगे और वहीं छुपे रहेंगे, इमरान ने कहा। अगर उन्होंने पोल्ट्री फार्म में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली और जंगल की तरफ भी आ गए तो इस सूरत में आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा, सोराब ने कहा। उसकी तुम फिक्र न करो, हम अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद कर लेंगे, इमरान ने कहा तो सोराब ने सर हिला दिया। आपने मुझे उलझन में डाल दिया है इमरान साहब, सोराब ने कहा। तुम्हारी हर उलझन का हल वही है जो मैंने बताया है, इमरान ने कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, सोराब ने एक तवील सांस लेकर कहा और फिर वो कुछ और भी कहना चाहता था कि ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। लो, आ गई कॉल। उस कॉल में तुम्हें मुसल्लह अफराद के पोल्ट्री फार्म में दाखिले की इतला दी जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोराब ने कुछ कहे बगैर ट्रांसमीटर निकालकर ऑन कर दिया। यस, SS स्पीकिंग ओवर, सोराब ने कहा। S6 ओवर, दूसरी जानिब से कहा गया। क्या रिपोर्ट है ओवर, सोराब ने पूछा। मेजर शाम 10 मुसल्लह अफराद के साथ फार्म हाउस में आ गया है, बॉस, ओवर, S6 ने कहा। ओह, क्या कह रहे हो? और क्या कह रहा है वो, और तुम उनकी मौजूदगी में कैसे कॉल कर रहे हो ओवर, सोराब ने होंठ सकोड़ते हुए कहा। वो आपसे मिलना चाहता है और मैं आपसे बात करने के लिए वॉशरूम में आया हूं, ओवर, S6 ने कहा। वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है ओवर, सोराब ने पूछा। वो फार्म की इमारत के लॉन में कैंप लगा रहे हैं बॉस, ओवर, S6 ने कहा। है, उन्हें किसी बात का शुबा तो नहीं है ओवर, सोराब ने होंठ भींचते हुए पूछा। नो बॉस, ओवर, S6 ने कहा। चौकन्ने रहो, उन्हें मेरे आने तक फार्म हाउस से आगे ना बढ़ने देना, ओवर, सोराब ने कहा। यस बॉस, हम चौकन्ने हैं बॉस, अलबत्ता अब आपका यहाँ आना ठीक नहीं होगा, ओवर, S6 ने कहा। वो क्यों ओवर, सोराब ने गुर्रा कर पूछा। उन लोगों की बातों से यही जाहिर होता है कि वो मेहमानों की तलाश ही में उस इलाके की चेकिंग कर रहे हैं, ओवर, S6 ने जवाब दिया। ठीक है, मेहमान नहीं मिल सके हैं, मैं शेरदाद और उसके साथियों के साथ वहां पहुंचूंगा, ओवर, सोराब ने कहा। नो बॉस, आप अब इस रास्ते से उधर ना आए तो अच्छा है, जिससे आपने आने के लिए कहा था, ओवर, S6 ने कहा। वो क्यों, वजह, ओवर, सोराब ने गुर्राते हुए पूछा। वो उस सिमत में मौजूद जंगल में जाकर चेकिंग करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेजर शाम ने मजीद फोर्स मंगवाई है, फोर्स आते ही वो जंगल में पहुंच जाएंगे और सर्चिंग शुरू कर देंगे। और बॉस, आपको पता है जंगल के एक हिस्से में हमारा कुछ माल मौजूद है, ओवर, S6 ने कहा। ओह हाँ, उस माल की हिफाजत का क्या इंतजाम किया है तुमने, ओवर, सोराब ने चौंकते हुए कहा। मैंने अपने आदमियों को जंगल की तरफ रवाना कर दिया है। जब तक मेजर शाम की मजीद फोर्स यहाँ आएगी उस वक्त तक हमारे आदमी सारा माल जंगल से बाहर मुंतकिल कर देंगे, ओवर, S6 ने कहा। ठीक है, फिर मैं फार्म हाउस आने की बजाय अपने साथियों को लेकर दारुल हुकूमत की तरफ ही निकल जाता हूँ, ओवर, सोराब ने होंठ चबाते हुए कहा। यही बेहतर रहेगा बॉस, ओवर, S6 ने कहा। और कुछ, ओवर, सोराब ने कहा। नहीं, कोई बात हुई तो कॉल कर लूंगा, ओवर, S6 ने कहा। एक बात का ख्याल रखो, इन लोगों की दिल खोलकर खातिर मदारत करो, कोई कमी ना होने देना, कोशिश करो कि वो फार्म हाउस में ही रुके रहें और जंगल की तरफ ना जाएं, ओवर, सोराब ने कहा। ओके बॉस, मैं कोशिश करूंगा, ओवर, S6 ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, सोराब ने कहा और एक तवील सांस लेकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। आप ठीक कह रहे थे इमरान साहब, उन्होंने वाकई फार्म हाउस में पहुंचकर डेरे डाल लिए हैं और वो जंगल भी सर्च करना चाहते हैं, सोराब ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ,
सुन लिया है मैंने। तुम ये बताओ कि हम जंगल और तुम्हारे फार्म हाउस से कितने फासले पर हैं? इमरान ने पूछा। बस पहुंच गए समझे। वो सामने जो सब्ज पट्टी सी नजर आ रही है वो जंगल की इब्तिदा है, वहां से हम फार्म की तरफ जा सकते हैं। सोराब ने सामने नजर आती हुई सब्ज पट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर एक बात मानो, इमरान ने कहा। वो क्या? सोराब ने पूछा। तुम यहीं से अपना रुख बदल लो और हमें भी अपने साथ दारुल हुकूमत ले चलो, इमरान ने कहा। ओह, तो क्या अब आप जंगल में नहीं रुकेंगे? सोराब ने चौंक कर कहा। इन हालात में हमारा जंगल में जाना खुदकशी करने के मुतरादिफ होगा, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। वो रास्ता आगे है जहां से हमें जंगल की सिमत मुड़ना है, सोराब ने कहा। नहीं, तुम रास्ता उसी जगह से बदल डालो, इमरान ने कहा। ओह, ठीक है, सोराब ने कहा। फिर उसने जीप का रुख बदल दिया और वो जंगल की सिमत चल पड़े। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, इमरान साहब, सोराब ने कहा। जल्द समझ जाओगे, इमरान ने कहा। जीप सड़क से कई फरलांग आगे निकल आई थी और उनकी जीप के पीछे दूसरी जीप चली आ रही थी। फिर भी बता दें, सोराब ने कहा। रोको, जीप रोको, इमरान ने सोराब की बात काटकर कहा और सोराब ने ब्रेक लगा दिए। अगब में दूसरी जीप भी रुक गई। क्या हुआ? क्या बात है इमरान साहब? सोराब ने गाड़ी रोकते हुए पूछा। सामने देखो, इमरान ने सड़क की जानिब इशारा करते हुए कहा और उस तरफ देखते ही सोराब उछल पड़ा। उनकी जीपें दो टीलों की आड़ में थीं और उनसे आगे एक बुलंद टीले के अकब से उन्हें एक आर्मी ट्रक की झलक नजर आ रही थी। आर्मी ट्रक रुका हुआ था और उसकी छत उनकी नजरों की जद में थी। ये तो आर्मी ट्रक है, सोराब के मुंह से निकला। हाँ, अब जल्दी से जीपों को दूसरे टीलों की आड़ में करो, ऐसा ना हो कि वो भी हमें देख लें, इमरान ने कहा। बेहतर, सोराब ने कहा और उसने तेजी से जीप घुमाई और दाएं सिमत के बुलंद टीले के अकब की तरफ लेता चला गया। दूसरी जीप उसके पीछे थी। जिस टीले के अकब में वो पहुंचे वहां घास और खुदरो पौधों का जंगल सा उगा हुआ था। बस अब रोक दो, इमरान ने कहा और जीप रुकते ही वो नीचे उतर गया। आप कहाँ चल दिए? इमरान को टीले की तरफ बढ़ते देखकर सोराब ने पूछा। इंतजार करो, इमरान ने कहा और टीले पर चढ़ता चला गया। ऊपर पहुंचकर उसने घास और पौधों की आड़ लेकर दूसरी तरफ देखा जहां आर्मी ट्रक नजर आया था। वहां उसे अब दो ट्रक नजर आ रहे थे। दोनों ट्रक बराबर खड़े थे और उन ट्रकों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का मखसूस निशान बना हुआ था। ट्रकों के पास 30 के करीब मुसल्लह अफराद खड़े थे। कुछ अफराद जंगल की सिमत जाते नजर आ रहे थे। एक मेजर की रैंक का ऑफिसर उन मुसल्लह अफराद को लीड कर रहा था। इमरान उस वक्त तो उनको देखता रहा जब तक कि वो वहां से सिर्फ 4 अफराद न रह गए। बाकी अफराद टोलियों की शक्ल में जंगल की सिमत बढ़ते चले गए। इमरान सोचने लगा कि अगर वो आगे बढ़ते चले जाते तो इन मुसल्लह अफराद से टकराव होना लाजमी था और फिर अच्छा खासा खून खराबा होता। उसके अलावा फायरिंग की आवाज़ें कस्बे के अंदर तक सुनी जाती। पोल्ट्री फार्म भी करीब था। वहां मौजूद मुसल्लह अफराद भी उसी तरफ दौड़ पड़ते और उनका बच निकलना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर हो जाता। वो चंद लम्हे चारों मुसल्लह अफराद पर नजरें जमाए कुछ सोचता रहा, फिर नीचे उतरने लगा। वो सभी बेचैनी से उसके मुंतजिर थे। क्या रहा? कितने अफराद हैं वहां? सोराब ने उससे बेताबी के आलम में पूछा। तकरीबन 40 के लगभग हैं और वो सब जंगल की सिमत गए हैं, वो भी 4-4 की टोलियों में, इमरान ने कहा। ओह, तो मेजर शाम की फोर्स पहुंच गई है, सोराब के मुंह से निकला। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। फिर तो हमने यहाँ रुककर अच्छा किया, शेरतात ने कहा। हाँ, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा हेलीकॉप्टर कहाँ है? इमरान ने सोराब से पूछा। फार्म हाउस की इमारत की छत पर। क्यों? सोराब ने कहा। बेकार है। इसलिए क्यों और क्या का सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा।
फिर भी आपके ज़हन में क्या है? सौराब ने पूछा। अगर हेलीकॉप्टर फार्म से बाहर होता तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता था। अब हेलीकॉप्टर परवाज करेगा तो वो फौरन उनकी नजरों में आ जाएगा, इमरान ने कहा। चेक तो वो उसे उस वक्त भी कर लेते जब वो फार्म के बाहर किसी जगह से भी प्रवास करता, सौराब ने कहा। उन्हें छोड़ो उसे, इमरान ने कहा। फिर अब क्या प्रोग्राम है? जब तक मिलिट्री इंटेलिजेंस यहाँ से वापस नहीं चली जाती हम लोग आगे तो बढ़ नहीं सकते, सौराब ने कहा। लेकिन हम यहाँ भी रुके नहीं रह सकते, इमरान ने कहा। वो क्यों? सौराब ने पूछा। जंगल में तलाश करने वालों को अब तक हमारे फरार का पता लग चुका होगा और मुमकिन है कि वो हमारी तलाश में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें। इस सूरत में हम यहाँ महफूज नहीं रह सकेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन हम यहाँ से जा भी तो नहीं सकते, सौराब ने पूछा। एक काम करो, हम यहाँ उतर जाते हैं, तुम सड़क के रास्ते अपने पोल्ट्री फार्म पहुंचो, इमरान ने कहा। मैं आप लोगों को यहाँ नहीं छोड़ सकता, सौराब ने कहा। अहमक मत बनो, उससे पहले कि हेलीकॉप्टर से हमारी तलाश शुरू की जाए तुम्हें जीपों समेत सड़क पर पहुंच जाना चाहिए, इमरान ने कहा। और आप लोगों का क्या बनेगा? इस खुली जगह में आप लोग भी तो गैर महफूज रहेंगे, सौराब ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। यहाँ फैली हुई घास और खुदरो पौधे आसानी से हमें छुपा लेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो, इमरान ने कहा। मगर सौराब ने कहना चाहा, फिर उसने सर झटका और वो इमरान और उसके साथियों को वहीं छोड़कर अपने साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गया। आपने उसे रवाना करके अच्छा किया, उसका साथ और जीपों की मौजूदगी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, कैप्टन शकील ने कहा। मगर अब हम यहां से दारुल हुकूमत कैसे पहुंचेंगे? तनवीर ने कहा। पैदल चलकर, सफ्तर ने कहा। तब तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, न जाने हमें कितना पैदल चलना पड़ेगा, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तनवीर, तुम खामोश रहो, जोलिया ने कहा और तनवीर मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा, जबकि इमरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ऊपर आई। हाँ, क्या सोचा है तुमने? जोलिया ने पूछा। किस बारे में? इमरान ने पूछा। इन 2 ट्रकों के बारे में, जोलिया ने कहा। वहां तुम 40 के लगभग मुसल्लह अफराद बता रहे हो। इतने अफराद को मशीन गन्नों के 2 ब्रेस्ट मारकर ही ख़त्म किया जा सकता है, और तनवीर ने कहना चाहा, लेकिन जोलिया ने उसकी बात काट दी। एम को जैसी बातें मत करो तनवीर, क्या तुमने सुना नहीं था? इमरान ने कहा था कि मुसल्लह अफराद 4-4 की टोलियों में बंटकर जंगल की सिमत चले गए हैं, जोलिया ने झुलाकर कहा। ओह सॉरी, मैंने इमरान की ये बात नहीं सुनी थी, तनवीर ने कहा, और ये हकीकत थी कि इमरान का ये जुमला तनवीर नहीं सुन सका था। अब तुम बताओ, जोलिया ने इमरान से पूछा। ट्रकों के पास सिर्फ 4 मुसल्लह आदमी हैं और हम आसानी से उन पर काबू पा लेंगे, इमरान ने कहा। काबू पा लेने की क्या जरूरत है? साइलेंसर लगे रिवाल्वरों से उनको बड़ी आसानी से ठिकाने लगाया जा सकता है, तनवीर ने कहा। नहीं, मैं उनकी वर्दियां हासिल करना चाहता हूं और उसके लिए जरूरी है कि वो खून और गोलियों के निशानात से दागदार ना हो, इमरान ने कहा। ओह, तो ये बात है, तनवीर ने कहा। हाँ, और अब तुम सब ये बात ज़हन नशीन कर लो कि हमारे मुकाबले पर काफिरिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस आ चुकी है। अब हमें उनके खिलाफ फास्ट फाइट करनी होगी, उनसे फास्ट फाइट करके ही हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ये भी ज़हन में रखना कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हर मकाम पर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगी और हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए सीसा पलाई हुई दीवार बन सकती है, लेकिन हमें हर हाल में अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार को तोड़ना है और जल्द से जल्द अपना मिशन मुकम्मल करना है, इमरान ने कहा। आप फिक्र ना करें इमरान साहब, मिशन मुकम्मल करने के लिए हम हर दीवार से टकरा जाएंगे और काफिरिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ फास्ट फाइट भी करने को तैयार हैं, चौहान ने कहा।
तो फिर आओ, इस मामले में हमें देर नहीं करनी चाहिए। उससे पहले कि वो लोग हेलीकॉप्टरों से हमारी तलाश शुरू कर दें, हमें ट्रकों पर कब्जा करके उनकी वर्दियां पहनकर यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। इमरान ने ट्रकों वाली से मत बढ़ते हुए कहा। ठीक है, उन सब ने बैक वक्त कहा और वो तेजी से मगर मोहतात अंदाज में चलते हुए उस जगह पहुंच गए जहां चंद गज के फासले पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के ट्रक खड़े थे। वो टीले की मटियाली दीवारों से चपक कर चारों मुसल्ला अफराद का जायजा ले रहे थे। वहां अब 4 नहीं बल्कि 5 मुसल्ला अफराद थे और पांचों सिगरेटों के कश लगाते हुए जंगल की सिमत देख रहे थे। उनकी मशीन गनें उनके शानों से लटक रही थीं और वो बड़ी बेफिक्री और लापरवाही से खड़े थे। इमरान ने अपने साथियों को वहीं रुकने का इशारा किया और सफदर को साथ आने का इशारा किया और फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता झुककर चलते हुए एक ट्रक तक पहुंच गए। इमरान ने ट्रक का जायजा लिया, वो खाली था। वो ट्रक के अकब से होकर दूसरे ट्रक तक पहुंचे, वो ट्रक भी खाली था, उसके अंदर भी कोई नहीं था। दोनों ट्रक खाली हैं, उनमें कोई आदमी नहीं है, इमरान ने कहा। तो अब क्या करना है? सफदर ने सवालिया लहजे में पूछा। आओ, इमरान ने सरगोशी की और मशीन गन संभालकर आगे बढ़ने लगा। सफदर को उसने ट्रक की दूसरी समत से आगे बढ़ने के लिए कहा था। फिर वो दोनों ट्रकों के दरमियान पहुंचकर रुक गया। इतनी देर में सफदर ट्रक के अकब से घूमकर मुसल्ला अफराद के सामने आ चुका था। सफदर को देखते ही वो पांचों बुरी तरह से चौंक पड़े और उन्होंने बड़ी फुर्ती से मशीन गनें शानों से उतार ली, मगर फिर वो साकत होकर रह गए। खबरदार, जहां हो वहीं खड़े रहो, अगर किसी ने हरकत की तो छिलनी कर डालूंगा, इमरान ने अकब से कहा। लहजा इंतहाई सर्द था और उसका सर्द लहजा सुनकर वो पांचों साकित रह गए। अपनी मशीन गनें नीचे डाल दो और हाथ सर से बुलंद कर लो, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। तो उन पांचों ने फौरन गनें जमीन पर डाल दी और हाथ सर से बुलंद कर दिए। गुड, अब सब 2-2 कदम आगे बढ़कर एक लाइन में खड़े हो जाओ, इमरान ने फिर गुराया। उन्होंने उसके हुक्म की तामील की थी। बुलाओ सबको, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिलाया और हलक से उल्लू की तेज आवाज निकालने लगा। उसके साथी इस काशन के मुंतजिर थे। उल्लू की आवाज सुनते ही वो सब अपनी कमीन गाहों से निकले और फिर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद के गिर्द आकर जमा हो गए। इन सब को देखकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद के रंग जर्द हो गए थे। इमरान ने इशारा किया तो कैप्टन शकील, तनवीर, सिद्दीकी, चौहान और खावर तेजी से उन अफराद की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो कुछ समझते, इमरान के साथी उन पर भूखे चीतों की तरह पल पड़े। उनकी मशीन गनों के दस्ते मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद के सरों से टकराए और वो चीखते हुए झुक गए और फिर दूसरी ज़रब ने उन्हें जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। जमीन पर गिरते ही वो साकित हो गए थे। तुम पांचों के ही कदकाठ इनसे मिलते हैं, एक एक को उठाकर टीलों के पीछे ले जाओ और उनकी वर्दियां पहन लो, इमरान ने कहा। उसके बाद उनका क्या करना है? क्या उन्हें उसी तरह बेहोश ही छोड़ना है? या तनवीर ने कहा। नहीं, उन्हें बेहोश छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होश में आकर ये अपने साथियों को हमारे हुलियों के बारे में बता सकते हैं और अभी हमारे पास ऐसा कोई सामान नहीं है कि हम अपने हुलिये बदल सकें, इमरान ने कहा। ठीक है, इनका लिबास पहनते ही हम उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर देंगे, तनवीर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इन सब ने एक एक आदमी को उठाकर कंधे पर लादा और उन्हें लेकर टीलों की तरफ बढ़ते चले गए। हम यहाँ से एक ट्रक में जाएंगे, इमरान ने कहा। तो क्या दूसरा ट्रक यहीं छोड़ना है? नोमानी ने चौंक कर कहा। हाँ, लेकिन ट्रक की ऐसी हालत कर दो कि वो हमारे पीछे ना आ सके, इमरान ने कहा। मैं समझ गया, खावर ने कहा और फिर वो तेजी से पीछे वाले ट्रक के पास गया और ट्रक के एक टायर के पास झुक गया और फिर वो ट्रक के उस टायर की हवा निकालने लगा। ये देखकर जोलिया और उसके बाकी साथी उस ट्रक के दूसरे पहियों की तरफ बढ़ गए और उन्होंने बाकी पहियों की भी हवा निकालनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में सफदर और उसके बाकी साथी मुसल्ला आदमियों की वर्दियां पहनकर वहां आ गए। हमने उन पांचों को हलाक कर दिया है, कैप्टन शकील ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, चलो, इमरान ने कहा और ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जोलिया साइड सीट पर आ गई, जबकि उसके बाकी साथी ट्रक के अगबी हिस्से में सवार हो गए।
ट्रक के इग्निशन में लगी हुई चाबी इमरान ने पहले ही देख ली थी। उसने ट्रक स्टार्ट किया और फिर उसे मोड़कर उस सड़क की तरफ रवाना हो गया जिस तरफ सोराब और उसके साथी जीपों पर गए थे। ट्रक तेजी से दौड़ रहा था। पुख्ता सड़क पर आते ही इमरान ने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। क्या हम दारुल हुकूमत तक इस ट्रक के जरिए चलेंगे? जोलिया ने पूछा। नहीं, जैसे ही कोई मुतबादिल सवारी नजर आई हम ट्रक छोड़ देंगे और उस मुतबादिल सवारी के जरिए दारुल हुकूमत पहुंचेंगे, इमरान ने कहा। यह ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये रास्ता ज्यादा मसरूफ नहीं है या फिर हाईवे नहीं है, क्योंकि अब तक कोई गाड़ी उस पर सफर करती नजर नहीं आई, जबकि ऐसा होना चाहिए, जोलिया ने कहा। चेकिंग की वजह से मुमकिन है गाड़ियां किसी जगह रोक दी गई हों, वरना सड़क की हालत बता रही है कि इस पर ट्रैफिक का खासा दबाव रहता है, इमरान ने कहा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, जोलिया ने कहा। अब तक वो 40 मील का फासला तय कर चुके थे और इमरान ने ट्रक की रफ्तार 90 मील कर दी थी। वो ट्रक छोड़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर लेना चाहता था। अचानक वो चौंक पड़े। सड़क से हटकर 1-1.5 मील के फासले पर एक फार्म हाउस नजर आ रहा था। फार्म हाउस, जोलिया बड़बड़ाई। हाँ, इमरान ने रफ्तार कम करते हुए कहा, फिर ट्रक का रुख फार्म हाउस की जानिब मोड़ दिया। चंद लम्हे बाद वो फार्म हाउस के अहाते में थे। उनका ट्रक देखकर फार्म हाउस का मालिक और उसकी बीवी इमारत से बाहर आ गए थे। यहाँ कितने अफराद मौजूद हैं? इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। सिर्फ हम दोनों। क्यों? मर्द ने पूछा। तुम यकीन से कह रहे हो कि तुम दोनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है? इमरान ने खूनखार लहजे में कहा। हाँ, यकीन ना हो तो तलाशी ले लो, मर्द ने कहा। ऐसा ही करना पड़ेगा, इमरान ने सर हिलाकर कहा और अपने साथियों को इशारा किया, जो ट्रक रोकते ही नीचे आ गए थे। इमरान के इशारा पाकर वो तेजी से फार्म हाउस की इमारत में घुसते चले गए। आखिर ये सब है क्या और तुम क्या चाहते हो? मर्द ने पूछा। औरत खौफजदा अंदाज में मर्द की कमर से लगकर खड़ी उसे घूर रही थी। खामोश रहो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो वो दोनों बुरी तरह से सहम गए। थोड़ी देर बाद सफ्तर और उसके साथी इमारत से बाहर आ गए। ये सच कह रहे हैं, यहाँ इन दोनों के सिवा और कोई नहीं है, सफ्तर ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन ये सब क्या है? उस आदमी ने खौफ भरी नजरों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। अभी मालूम हो जाएगा। ये बताओ तुम्हारे पास गाड़ियां कितनी हैं और किस किस्म की हैं? इमरान ने कहा। एक मनी लोडर ट्रक है, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने कहा। कहा है ना कि अभी तुम लोगों को मालूम हो जाएगा। अंदर चलो, इमरान ने कहा। कुक क्यों? औरत ने सहम कर कहा। शट अप, जो कह रहा हूं उस पर अमल करो, वरना तुम दोनों को गोलियां मारकर यहीं दफन कर दूंगा, इमरान ने गुर्रा कर कहा। तो उसकी गुर्राहट सुनकर वो दोनों बुरी तरह से लर्ज उठे। ठीक है, उस आदमी ने हकलाकर कहा और वो दोनों इमारत की तरफ घूमकर आगे बढ़ने लगे। तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है यहाँ पर? इमरान ने एक कमरे में पहुंचने के बाद उससे पूछा। मेरा भाई और उसकी बीवी, उस आदमी ने कहा। कहाँ है वो दोनों? इमरान ने पूछा। वो इस वक्त अंडे और मुर्गियां लेकर शहर गए हुए हैं, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब यह है कि गाड़ी अब यहां नहीं है, इमरान ने होंठ भींच कर कहा। 2 गाड़ियां हैं, एक भाई ले गया है, दूसरी शेड में खड़ी है, मर्द ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। वीर सिंह, उस आदमी ने कहा। और तुम्हारे भाई का? इमरान ने कहा। दलेर सिंह, वीर सिंह ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया। फिर उन्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहां से वो किसी की मदद के बगैर नहीं निकल सकते थे। अब तुम ये वर्दियां उतार दो, उनकी जरूरत नहीं है, इमरान ने कहा तो उसके साथियों ने इस बात में सर हिलाए और एक एक करके एक कमरे में जाकर वर्दियां उतारकर वही लिबास पहन लिए जो उन्होंने पहले पहने हुए थे।
हमें भी अपने लिबास बदल लेने चाहिए, इमरान ने कहा। हाँ, कपड़े खासे मैले हो रहे हैं, इन कपड़ों में शहर पहुंचेंगे तो मशकूक नजर आएंगे, जोलिया ने कहा। ठीक है, यहाँ वीर सिंह और उसके भाई के साथ उनकी बीवियों के भी लिबास होंगे। सब जाओ और एक एक करके लिबास बदल लो, इमरान ने कहा। फिर उन लोगों ने तलाश करके औरत के शौहर और भाई के कपड़े निकालकर पहनना शुरू कर दिए। जोलिया ने औरत के कपड़े पहन लिए थे। अपने कपड़े उन्होंने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिए। फिर सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का ट्रक शेड में खड़ा करके उस पर वहां मौजूद एक तरपाल डाल दी और वहां मौजूद छोटा लोडर निकाल लिया। ये देखकर वो चौंक पड़े कि मिनी ट्रक के अकब में एक मोटरसाइकिल भी मौजूद थी। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उस तरह सर हिलाया जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। जोलिया, तुम और सफदर मोटरसाइकिल पर जाओगे, मैं और बाकी साथी गाड़ी में आएंगे, इमरान ने कहा। यह मुनासिब रहेगा, इस तरह हमारी तादाद साथ रह जाएगी और किसी भी चेक पोस्ट पर शक की निगाह से नहीं देखे जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, जोलिया ने कहा। अब पहले कुछ खा पिया लिया जाएगी। अब पहले कुछ खा पी लिया जाए, उसके बाद यहां से रवाना होंगे, क्या ख्याल है, इमरान ने कहा। बिल्कुल ठीक, खावर ने कहा। वो लोग फिर इमारत के अंदर गए और जोलिया ने वहां मौजूद रेफ्रिजरेटर में से सामान निकाल कर नाश्ता तैयार किया था। रेफ्रिजरेटर के साथ वहां एक डीप फ्रीजर भी मौजूद था जिसमें जरूरत का काफी सामान भरा हुआ था और उसमें खाने पीने की बेशुमार चीजें मौजूद थीं। गोश्त भी था मगर उन्होंने उसे हाथ नहीं लगाया था। अंडे, मक्खन और डब्बे में पैक रोस्ट मछली और डबल रोटी खाने के बाद उन्होंने ब्लैक कॉफी पी जिसने उनकी सारी थकन दूर कर दी थी। फिर वो तरोताज़ा होकर वहां से रवाना हो गए। इमरान ने जोलिया और सफदर को मोटरसाइकिल पर पहले ही भेज दिया था। जब वो दोनों मोटरसाइकिल पर उनकी नजरों से ओझल हो गए तो इमरान मुड़ा और चौंक पड़ा। उसकी नजरें एक पोल पर पड़ी जिसमें से तारें निकलकर फार्म की इमारत के अंदर और दूसरी तरफ से हाईवे की तरफ चली गई थीं। फोन, इमरान बड़बड़ाया और मिनी ट्रक की तरफ बढ़ गया। मिनी ट्रक के टूल बॉक्स से उसने एक कटर निकाला और पोल की तरफ बढ़ गया और फिर उसने पोल पर चढ़कर फोन के तार काटे और नीचे उतर आया। फिर 15 मिनट का वक्फा देकर उसने अपने साथियों को मिनी ट्रक में सवार कराया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इस बार साइड सीट पर कैप्टन शकील बैठ गया था। उन सब के बैठते ही इमरान ने मिनी ट्रक स्टार्ट किया और फिर वो ट्रक लेकर वहां से रवाना हो गया। क्या तुमने पेट्रोल टैंक चेक किया है, इमरान ने कैप्टन शकील से पूछा। जी हाँ, टैंक फुल है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान के कहने पर उसके साथियों ने अपने पास सिर्फ साइलेंसर लगे रिवाल्वर रख लिए थे जबकि मशीन गनें उन्होंने फार्म हाउस ही में छोड़ दी थीं। ट्रक के अकबी हिस्से में चंद डब्बों में उन्होंने मुर्गियां और चंद क्रेट अंडों के भी रख लिए थे। आपने सफदर और जोलिया को दारुल हुकूमत पहुंचकर ग्रीन क्लब जाने का कहा है, क्या वो आसानी से ग्रीन क्लब तलाश कर लेंगे और ये क्लब है किसका, कैप्टन शकील ने कहा। खासा मशहूर क्लब है, उन्हें उसे तलाश करने में दुश्वारी नहीं होगी और ये क्लब सैराब का मखसूस ठिकाना है, इमरान ने कहा। इमरान ने सफदर को यही हिदायत की थी कि वो ग्रीन क्लब में उनका इंतजार करे और अगर वो 2 घंटे तक वहां ना पहुंचे तो सोराब को कॉल कर ले। सोराब का फोन नंबर उसने उन दोनों को ज़हन नशीन करा दिया था। फार्म से 2 मील दूर एक चेक पोस्ट देखकर इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। चेक पोस्ट पर हर्डल लगा हुआ था और सड़क पर 6 मुसल्ला आदमी मुस्तैद खड़े दिखाई दे रहे थे। इमरान मिनी ट्रक लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, एक मुसल्ला आदमी सड़क के दरमियान आया और उन्हें हाथ से रुकने का इशारा करने लगा। इमरान ने मिनी ट्रक सड़क की साइड पर ले जाकर रोक दिया। ट्रक रोकते ही 2 मुसल्ला अफराद ट्रक के सामने आ गए और एक मुसल्ला आदमी तेज तेज चलता हुआ इमरान की साइड पर आ गया। खैरियत तो है जनाब, इमरान ने बड़े महजब लहजे में पूछा। हाँ, मुसल्ला आदमी ने गुराट भरे लहजे में कहा। वो इमरान और कैप्टन शकील की तरफ गौर से देख रहा था। चेक करो, उसने अपने साथियों को कहा तो उसके साथी तेजी से मनी ट्रक के अकबी हिस्से की तरफ बढ़े और फिर उन्होंने ट्रक पर चढ़कर चेकिंग करनी शुरू कर दी। सिद्दीकी, चौहान, नौमानी, खावर और तनवीर लापरवाही से बैठे रहे थे।
बज़ाहिर वो लापरवाही से बैठे हुए थे, मगर दरपर्दा वो पूरी तरह से चौकन्ने थे। एक लम्हे में उनके रिवाल्वर निकलकर आग बरसा सकते थे। नो सर, यहाँ कुछ नहीं है सिवाय मुर्गियों और अंडों के, मुसल्ला अफराद ने कहा। अच्छी तरह से चेक करो, उस मुसल्ला आदमी ने कहा। वो शायद उनका इंचार्ज था। मुसल्ला अफराद ने एक बार फिर मिनी ट्रक की तलाशी ली, फिर उसे क्लियर करार देते हुए वो नीचे उतर गए। कुछ नहीं है जनाब, एक मुसल्ला आदमी ने कहा तो इंचार्ज ने इस्बात में सर हिला दिया। ठीक है, जाओ तुम, इंचार्ज ने इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान ने सलाम करके मिनी ट्रक आगे बढ़ा दिया। 1 मील तक उसने रफ्तार मामूल के मुताबिक रखी थी, फिर रफ्तार बढ़ाता चला गया था। 3 घंटे मुतवातिर सफर के बाद आखिरकार वो शहर में दाखिल हो गए। शहर में आते ही उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। अब चूंकि काफी दिन निकल आया था, इसलिए बाजारों में खासी भीड़ भाड़ थी। शुक्र है यहां तक तो पहुंचे, कैप्टन शकील ने कहा। शुक्र उस वक्त अदा करना जब पनाहगाह में पहुंच जाएं, इमरान ने कहा। क्या बात है, आप कुछ परेशानी दिखाई दे रहे हैं, कैप्टन शकील ने इमरान की तरफ देखकर कहा, जिसके चेहरे पर वाकई उलझन के तसरात नुमाया थे। हाँ, न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो, भयानक गलती, इमरान ने कहा। कैसी गलती, कैप्टन शकील ने चौंक कर कहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे इंतहाई बेचैनी महसूस हो रही है, इमरान ने जवाब दिया। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कैप्टन शकील ने कहा। अभी तुम्हारी छठी हिस्स नहीं फड़की, जब फड़केगी तो तुम्हें भी एहसास हो जाएगा, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील एक तवील सांस लेकर रह गया। क्या हम ग्रीन क्लब जा रहे हैं, चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कैप्टन शकील ने पूछा। हाँ, इमरान ने मुख्तसर से जवाब दिया। लेकिन ग्रीन क्लब किस तरफ है, खावर ने पूछा। अभी मालूम करते हैं, इमरान ने कहा, मगर उसकी नौबत ना आई और इमरान की छठी हिस्स की बेचैनी खतरे की शक्ल में सामने आ गई। वो जैसे ही चौक के करीब पहुंचे, दाएं बाएं समत की सड़कों से आर्मी की 2 मखसूस गाड़ियां निकलकर अचानक सामने आईं और उन्होंने सड़क पर दाएं बाएं रुककर उनका रास्ता रोक लिया। ये एक मार्केट का चौराहा था। गाड़ियों के रुकते ही इमरान ने फौरन ब्रेक पैडल दबा दिया और उसका मिनी ट्रक भी रुकता चला गया। गाड़ियों में मौजूद मुसल्ला अफराद के जिस्मों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस की मखसूस वर्दी थी। जैसे ही उनकी गाड़ियां रुकी, मुसल्ला अफराद कूदते हुए बाहर आ गए और साइडों पर मौजूद अफराद उन्हें इस तरह गाड़ियों से कूदते देखकर अपनी जगह सहम कर सिमटते चले गए। फिर इससे पहले कि इमरान और उसके साथी कुछ समझते, मुसल्ला अफराद तेजी से आगे बढ़े और उनके मिनी ट्रक के गिर्द फैलते चले गए। मिनी ट्रक के अकब में आने वाली गाड़ियां भी मिलिट्री इंटेलिजेंस को देखकर रुक गई थीं। ये सब क्या है, कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसका चेहरा यकलख्त सर्द होता चला गया। उसकी नजरें सामने गाड़ी की जानिब उठी हुई थीं। उस गाड़ी से वही औरत और मर्द उतरकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिनको वो एक कमरे में बंद कर आए थे और जिनका वो मिनी लोडर ट्रक लेकर शहर में पहुंचे थे। जिस अंदाज में मुसल्ला अफराद ने उनका ट्रक रोका था और ट्रक के गिर्द फैले थे, इमरान को यूं महसूस होना शुरू हो गया था जैसे वो और उसके साथी हकीकतन मौत के चंगल में फंस गए हों। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।